बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, आर्मी चीफ को बदल दिया गया। क्या यमन जंग के असरात हैं? पुतिन के हुक्म पर गौता हमलों में वक्फा दिया गया। सीज़फायर के बावजूद बमबारी का इल्जाम। रशिया ने कहा सिविलियंस को बाहर नहीं निकाला जा सका, दहशतगर्द रास्तों पर शलबारी कर रहे हैं। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी कहा केमिकल हमला साबित हुआ तो बशार हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। अल-हूसियों की मदद पर ईरान के खिलाफ करारदाद को रशिया ने वीटो कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग। ब्रुसेल्स में अरब और यूरोपीय वजीरों की मीटिंग। फेडरिका मोगेरिनी ने कहा यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं। अफगानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका से की सीधी बातचीत की पेशकश। दुबई में श्रीदेवी केस बंद, मैयत की मुंबई मुंतकिली। चारशंबे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे, मोदी से मुलाकात करेंगे, एतदाल पसंद इस्लाम का पैगाम देंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। इसके अलावा सऊदी कैबिनेट में भी रद्दोबदल किया गया है। फौज के आला ओहदेदारों में से जिन्हें बरतरफ किया गया है उनमें आर्मी चीफ, एयर डिफेंस और ग्राउंड फोर्सेस के चीफ भी शामिल है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद अल रोवेदी को नया चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया है। तमादर बिनते यूसुफ को वजीर लेबर मुकर्रर किया गया है। पहली मरतबा सऊदी अरब में ऐसे ओहदे पर किसी औरत को मुकर्रर किया गया है। हाल ही में गिरफ्तारी के बाद रिहा किए गए अरबपति अल वलीद बिन तलाल के भाई तुर्की बिन तलाल को डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। मंगल को होने वाली इन बड़ी तब्दीलियों के लिए कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई, लेकिन ये फैसले एक ऐसे वक्त किए गए हैं जब यमन जंग की वजह से सऊदी अरब की फौजों पर तनकीदें बढ़ती जा रही हैं। एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि इन तब्दीलियों का ताल्लुक यमन जंग से है और ये इस बात का भी इशारा है कि सऊदी अरब की अंदरूनी सियासत में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। एक एक्सपर्ट के हवाले से अल जजीरा चैनल ने बताया कि सऊदी अरब के हालात ये बताते हैं कि जल्द ही नए बादशाह तख्त पर बैठ सकते हैं। उनका इशारा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ था। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन पर हमले शुरू किए थे, लेकिन वो अब तक इन हमलों के नतीजे हासिल करने में नाकाम रहा है। सऊदी अरब के कई सिपाही भी इन हमलों में हलाक हुए हैं और यमन के अल-हूसियों के मिसाइल सऊदी अरब के कई शहरों पर गिरते रहे हैं। अरब न्यूज़ ने बताया कि शाह सलमान ने वजारत दिफा के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। इस सिलसिले में पीर की रात एक शाही फरमान जारी किया गया। प्रिंस बदर बिन सुल्तान अल जौफ सूबे के नए गवर्नर होंगे। वो प्रिंस फहद बिन बदर की जगह लेंगे, जिन्हें वजीर और बादशाह का एडवाइजर बनाया गया है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहमान अल बुनियान को रिटायर कर दिया गया है। उन्हें रॉयल कोर्ट का एडवाइजर मुकर्रर किया गया। वजीर लेबर की हैसियत से एक औरत को मुकर्रर करने के फैसले को सऊदी अरब में आने वाली हालिया तब्दीलियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वो लेबर और सोशल डिपार्टमेंट की नायब वजीर होंगी। प्रिंस फैसल बिन फहद बिन मुकर्रिन हायल के डिप्टी गवर्नर होंगे। सऊदी अरब में पहली मरतबा औरतों को फौज में शामिल करने की इजाजत दे दी गई है। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि अब सऊदी औरतों से फौज में दाखिल होने के लिए दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। इन औरतों को रियाद, मक्का, अल कसीम और मदीना में तैनात किया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल रियाद और जद्दा में एक नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हुई है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने का किराया 3 रियाल मुकर्रर किया गया है।
अब देखते हैं सीरिया बहरान से जुड़ी खबरें। बरतानिया ने कहा है कि अगर सीरिया में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मिल गए तो सीरिया की बशार हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया केमिकल हमले का इल्जाम साबित होने पर सीरिया की हुकूमत के खिलाफ हवाई हमलों की तायद करेगा। बरतानिया के वजीर खारजा ने BBC से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमें मालूम हो कि केमिकल हमलों का इस्तेमाल हुआ है और सीरिया की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ सामने आती है तो हम दिखा देंगे कि बरतानिया मददगार साबित हो सकता है। हम हमलों पर गौर के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया ने 2014 के बाद से इराक और सीरिया में हवाई हमलों के लिए $2.4 बिलियन खर्च किए। हुकूमत के सरकारी डेटा के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने केमिकल हमलों के इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि सरकारी फौजें बैरूनी मदद रखने वाले दहशतगर्दों से लड़ रही हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने हाल ही में कहा था कि अगर सीरिया में केमिकल हमलों का इल्जाम साबित होता है तो फ्रांस हमले करेगा। सीरिया के गौता और दूसरे मकामात पर जंगबंदी पर अमल शुरू हुआ, लेकिन सीजफायर की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दमिश्क के करीब बागियों के कंट्रोल वाले गौता इलाके में सरकारी फौज ने ताज़ा हमले किए जिससे कम से कम 2 सिविलियंस हलाक हुए। सीरिया की जंगी हवाई जहाज़ों ने मंगल को दोमा, हरास्ता और दूसरे मकामात पर हवाई हमले किए। मगरबी मुल्कों की मदद से चलने वाली एक NGO व्हाइट हेलमेट्स के तर्जुमान मोहम्मद आदम ने यह बात बताई। रशिया की तायद से जंगबंदी पर अमल शुरू हुआ जिसके कुछ देर बाद बताया गया कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे हमला किया गया। इससे पहले कहा गया था कि इस जंगबंदी का मकसद यह है कि सिविलियंस को बागियों के कंट्रोल वाले इलाकों से बाहर निकलने का मौका दिया जाए जहां पर 18 फरवरी से मुसलसल बमबारी हो रही है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीज फायर का हुक्म दिया है। पिछले कुछ दिनों से जारी हवाई हमलों में 550 से ज्यादा लोग हलाक हुए। पीर को गौता के एक गांव में केमिकल हमले की खबर आई थी और कहा गया था कि इससे एक बच्चे की मौत हो गई और 18 लोग मुतासर हुए। मकामी लोगों ने बताया कि दोमा और दूसरे इलाकों में सरकारी फौज के हवाई जहाज उड़ानें भर रहे हैं जिससे दहशत फैली हुई है। हफ्ते के दिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में 30 दिन की जंगबंदी की करारदाद मंजूर हुई थी लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि केमिकल हमले में मुतासर कई लोगों की हालत नाजुक है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामला से मुताल्लिक इदारे के तर्जुमान ने जेनीवा में कहा कि हमें खबरें मिल रही हैं कि गौता में लड़ाई मुसलसल जारी है। सूरत हाल ऐसी है कि कोई काफिले या मेडिकल टीमें वहां नहीं जा सकती। रशिया की फौज ने कहा है कि दहशतगर्द गौता से सिविलियंस को वापस होने से रोक रहे हैं और उनके रास्तों पर शलबारी कर रहे हैं। रशिया की फौज के ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसियों ने कहा कि महफूज रास्ते से एक भी शहरी इलाके से बाहर नहीं निकल सका। रशिया के ओहदेदारों ने घेराबंदी का शिकार इलाकों से शहरियों की हिफाजत के साथ मुंतकिली के लिए एक रास्ता देने का इशारा दिया था। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर ने रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से टेलीफोन पर बातचीत की। समझा जा रहा है कि उन्होंने इलाकाई मसाइल खासतौर पर सीरिया बहरान के बारे में बातचीत की। UN सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ बरतानिया की करारदाद नाकाम हो गई है जिसका मकसद यमन के अलहूसियों को हथियार देने पर ईरान पर दबाव डालना था। इस करारदाद के हक में 11 वोट डाले गए लेकिन रशिया के वीटो की वजह से यह करारदाद फेल हो गई। रशिया के सफीर ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि हम बेबुनियाद नतीजों पर भरोसा नहीं कर सकते और इन इल्जामात की तस्दीक की जरूरत है। इस सिलसिले में सैंक्शंस कमेटी में बात होनी चाहिए। बरतानिया ने इस करारदाद का मुसव्वदा पेश किया था जिसमें यमन के बारे में पाबंदियों की मुद्दत 1 और साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी और ईरान पर 2015 की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था। पता चला कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान पर पाबंदियां लगाने पर जोर दिया और कहा कि ईरान में बने मिसाइल्स अलहूसियों को दिए जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि इन मिसाइल्स का इस्तेमाल सऊदी अरब पर हमलों के लिए किया जा रहा है। इस करारदाद में खासतौर पर दिसंबर 2017 में रियाद पर एक हमले की मजम्मत की गई। करारदाद में रुकन मुल्कों से कहा गया कि वो हथियारों से मुताल्लिक पाबंदियों को तोड़ने के लिए ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाएं। इसके बजाय सिक्योरिटी काउंसिल ने इत्तेफाक राय से रशिया की एक करारदाद को मंजूरी दी जिसमें ईरान का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया दुनिया की तवज्जो यमन में सऊदी अरब के जराइम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी नुमाइंदे गुलाम अली खुसरो ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ इल्जामात को रद्द करते हैं जिनमें कहा गया कि ईरान यमन की अंसारुल्लाह तहरीक को हथियार दे रहा है। उन्होंने कहा कि यमन के बारे में ईरान की पॉलिसी यह है कि इस मसले का सिर्फ सियासी हल निकालना चाहिए और यमनियों के दरमियान आपसी बातचीत के जरिए बहरान को हल करना चाहिए। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने वार्निंग दी है कि यमन में हैजे की वबा और तेज हो सकती है। तंजीम ने कहा कि बारिश की वजह से हैजे के केसों में इजाफा हो जाएगा। बारिश का मौसम अगले 2 महीनों में शुरू होने वाला है। WHO के डिप्टी डायरेक्टर पीटर सलामा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असल मसला बारिश के महीने में आएगा। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراست. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. سعودی فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں, آرمی چیف کو بدل دیا گیا. کیا یمن جنگ کے اثرات ہیں؟ پوٹین کے حکم پر غوطہ حملوں میں وقفہ دیا گیا. سیز فائر کے باوجود بمباری کا الزام. رشیا نے کہا سیویلینز کو باہر نہیں نکالا جا سکا, دہشت گرد راستوں پر شلباری کر رہے ہیں. فرانس کے بعد برطانیہ نے بھی کہا کیمیکل حملہ ثابت ہوا تو بشار حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے. الحوثیوں کی مدد پر ایران کے خلاف قرارداد کو رشیا نے ویٹو کر دیا. سیکیورٹی کونسل میں ووٹنگ. بروسلز میں عرب اور یورپی وزیروں کی میٹنگ. فیڈریکا موگیرینی نے کہا یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں. افغانستان کے طالبان نے امریکہ سے کی سیدھی بات چیت کی پیشکش. دبئی میں سری دیوی کیس بند, میت کی ممبئی منتقلی. چہارشنبے کو آخری رسومات ادا کی جائیں گی. جارڈن کے شاہ عبداللہ دہلی پہنچے, مودی سے ملاقات کریں گے, اعتدال پسند اسلام کا پیام دیں گے. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. امریکہ نے ترکی کو وارننگ دی ہے کہ وہ رشیا سے S-400 میزائل بیٹریاں نہ خریدے ورنہ سنگین نتیجے نکلیں گے. امریکہ نے کہا کہ وہ اس ڈیل کی وجہ سے ترکی کے خلاف پابندیاں لگا سکتا ہے. امریکی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. حال ہی میں رشیا اور ترکی نے S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی خریدی کے لیے ایک سمجھوتا کیا تھا, جس کے بعد نیٹو کے بعض اتحادیوں خاص طور پر امریکہ نے اعتراض کیا تھا. لبنان کے صدر مشیل او نے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کی مذمت کی اور کہا ہے کہ لبنان کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. لبنان کے صدر مشیل او نے یونائیٹڈ نیشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل جین پیرولاکس کے ساتھ بیروت میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل سیریا کے خلاف حملوں کے لیے لبنان کے آسمانوں کا استعمال کر رہا ہے اور یہ UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ اسرائیل کی یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں اور یہ بستیاں امن کے راستے میں رکاوٹ ہیں. فیڈریکا موگیرینی نے بروسلز میں یورپی یونین اور عرب لیگ کے وزیروں کی ایک میٹنگ کے موقع پر کہا کہ وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح مڈل ایسٹ میں امن کے عمل کو آگے بڑھایا جائے. اسرائیل نے 1967 کے بعد سے 230 سے زیادہ غیر قانونی یہودی بستیاں بسائی ہیں, جن میں تقریباً 6 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں اور یہ یہودی بستیاں مغربی کنارے اور القدس میں بنائی گئی ہیں. فیڈریکا موگیرینی نے حال ہی میں یروشلم یا القدس کے ایک تاریخی چرچ کو بند کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شہر کی خصوصی حیثیت اور خصوصی کردار کی حفاظت ہونی چاہیے اور سب کو اس کی عزت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا. اس موقع پر جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ القدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانا ہی تمام مسائل کا حل ہے. فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ یورپی یونین ان کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے. حال ہی میں اسرائیل کی حکومت نے ایک متنازع فیصلہ کیا جس کے تحت وہ چرچ کی جائیدادوں کو پرائیویٹ کمپنیوں کو دے سکتا ہے. اس فیصلے کے خلاف القدس میں مشہور ہولی سیپل کا چرچ کو بند کر دیا گیا. فلسطینی مسلمان اس مسئلے پر فلسطینی عیسائیوں اور چرچ کے ساتھ ہیں. اس دوران لبنان اور عمان کی حکومتوں نے کہا کہ چرچ کے خلاف اسرائیل کی پالیسیوں سے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جارڈن کی حکومت کے ترجمان محمد الممانی نے کہا کہ اسرائیل کے اس قدم سے عالمی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. لبنان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے نئے فیصلے القدس کی تاریخی حیثیت بدلنے کی کوششوں کا حصہ ہے. فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان یوسف المحمود نے کہا کہ یہ اسرائیل کی نئی جارحیت ہے جس کا مقصد القدس، فلسطینی عوام اور فلسطینیوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانا. اسرائیلی حکومت نے چرچ اور عیسائی اداروں پر نئے ٹیکس بھی لگائے.
फलस्तीन के मुफ्ती आजम और मस्जिद अक्सा के इमाम शेख मोहम्मद हुसैन ने मई के महीने में इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को अल-कुद्स मुंतकिल करने के अमेरिका के इरादों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफारत खाने को यौम नकबा के मौके पर अल-कुद्स मुंतकिल करने का ऐलान किया गया है, जिससे फलस्तीन और पूरी दुनिया में तनाव की नई लहर पैदा होगी। मुफ्ती आजम ने कहा कि अल-कुद्स के बारे में अमेरिका और इसराइल के फैसले बदतरीन जुल्म हैं और नतीजों के हवाले से ये बहुत खतरनाक साबित होंगे। अफगानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका के साथ सीधी या डायरेक्ट बातचीत की पेशकश की है ताकि कई बरसों से जारी इस जंग के मसले का हल तलाश किया जा सके। तालिबान की तरफ से जारी एक बयान में यह बात कही गई। काबुल में एक इलाकाई अमन कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इससे एक दिन पहले यह अहम बयान जारी किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 25 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिका ने अब तक इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं दिया है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी आया है। इस दौरे के दौरान हिंदुस्तान और जॉर्डन आपसी ताल्लुकात और आपसी दिलचस्पी के मसाइल पर बातचीत करेंगे। जॉर्डन के बादशाह चारशंबे को IIT दिल्ली का दौरा करेंगे। वो 1 मार्च को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच कई शोबों में ताउन के समझौते होंगे। इस दौरान शाह अब्दुल्ला सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। शाह अब्दुल्ला एक इस्लामिक सेंटर के प्रोग्राम में खिताब करेंगे और बताया गया है कि वो एतदाल पसंद इस्लाम को बढ़ावा देने की बात करेंगे। अब बात करते हैं श्रीदेवी की मौत के सनसनीखेज मामले की। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत के केस को बंद करने का ऐलान किया है और उनकी मैयत को हिंदुस्तान ले जाने के लिए फाइनल क्लियरेंस दे दिया, जिसके बाद उनकी मैयत मुंबई लाई जा रही है। श्रीदेवी की हफ्ते की रात दुबई की होटल के बाथ टब में इत्तेफाकन डूबने की वजह से मौत हुई थी। उनकी मौत से हिंदुस्तान और दुनिया भर में उनके चाहने वाले सकते में। दुबई पुलिस ने मंगल की दोपहर श्रीदेवी के खानदान और हिंदुस्तानी काउंसलेट के ओहदेदारों को उन्हें हिंदुस्तान ले जाने के सिलसिले में तमाम जरूरी मंजूरियां दे दी। दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक की, जिसके बाद उनकी मैयत को दुबई एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से एक चार्टर्ड फ्लाइट में उनकी मैयत मुंबई लाई जा रही है। उनकी आखिरी रसूमात चारशंबे की दोपहर अदा की जाएंगी। UAE के मीडिया में कहा गया कि श्रीदेवी के शौहर बोनी कपूर से दुबई पुलिस ने पूछताछ की और उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें वापस जाने दिया गया। होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई जहां पर श्रीदेवी की मौत हुई थी। बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर मंगल की सुबह दुबई गए ताकि मुश्किल के इस वक्त में अपने वालिद के साथ रह सकें। मालूम हुआ कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का एक 13 सीटों वाला जेट दुबई एयरपोर्ट पर तैयार था, जिसके जरिए श्रीदेवी की मैयत लाई जा रही है। श्रीदेवी की मैयत को मुंबई एयरपोर्ट से वर्सोवा में वाक़ उनके बंगले पर ले जाया जाएगा, जहां वो गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती थी। उनकी आखिरी रसूमात चारशंबे की दोपहर तकरीबन 1 बजे विले पार्ले के शमशान घाट पर अदा की जाएंगी। इसके बाद जुमेरात को उनका चौथा होगा। श्रीदेवी एक ससुराली रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए दुबई गई थी। बोनी कपूर ने दुबई पुलिस को बयान देते हुए श्रीदेवी की मौत से पहले के हालात के बारे में तफसील से बताया। कहा गया कि बोनी कपूर हफ्ते की रात अचानक हिंदुस्तान से दुबई पहुंचे और उस होटल गए जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थी। इसके कुछ देर बाद वो होटल रूम के बाथ टब में बेहोशी की हालत में पाई गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पैसिफिक के एक जजीरे और मुल्क पापुआ न्यू गिनी में 7.5 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया, जिससे 30 से ज्यादा लोग हलाक हुए। नुकसानात का अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 लोग जख्मी हैं। नुकसानात के बारे में रिपोर्ट्स कुछ वक्त के बाद ही हासिल होंगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, आर्मी चीफ को बदल दिया गया। क्या यमन जंग के असरात हैं? पुतिन के हुक्म पर गौता हमलों में वक्फा दिया गया। सीजफायर के बावजूद बमबारी का इल्जाम। रशिया ने कहा सिविलियंस को बाहर नहीं निकाला जा सका, दहशतगर्द रास्तों पर शलबारी कर रहे हैं। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी कहा केमिकल हमला साबित हुआ तो बशार हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। अल-हुसियों की मदद पर ईरान के खिलाफ करारदाद को रशिया ने वीटो कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग। ब्रुसेल्स में अरब और यूरोपीय वजीरों की मीटिंग। फेडरिका मोगेरिनी ने कहा यहूदी बस्तियां गैर कानूनी हैं।
افغانستان کے طالبان نے امریکہ سے کی سیدھی بات چیت کی پیشکش۔ دبئی میں سری دیوی کیس بند، میت کی ممبئی منتقلی، چہارشنبے کو آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ دہلی پہنچے، مودی سے ملاقات کریں گے، اعتدال پسند اسلام کا پیام دیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔